हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो 11th क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी तक, शायद न्यूमेरिकल हमने कराया था परसेंटेज एरर में, प्रतिशत त्रुटि का, ठीक है ना। जो प्रतिशत त्रुटि का न्यूमेरिकल कराया था, आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा आगे ही एक टॉपिक है जिसका नाम है विमीय विश्लेषण। क्या नाम है? विमीय विश्लेषण। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो विमीय विश्लेषण पढ़ने से पहले एक चीज़ में रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से। जैसे हमें लिखना पड़ेगा, देखो ध्यान से। अगर मान लेते हम चैप्टर हमारा क्या है, विमीय विश्लेषण। क्या है? विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण, ठीक है। कंफर्म हो गया कि नहीं? ये आपका क्लास 11th है, ध्यान रखना। क्लास 11th, ठीक है। और जो सब्जेक्ट है वो आपका हमारा क्या है, फिजिक्स। कंफर्म हो गया? तो विमीय विश्लेषण में जो एक नया शब्द मिल रहा है हमको, वो क्या मिल रहा है? बीमा। क्या मिल रही है? बीमा। यहाँ लिख सकते हैं बीमा की परिभाषा। बीमा, बीमा क्या है? यहाँ लिखेंगे किसी मूल मात्रक के ऊपर, मूल मात्रकों के ऊपर, मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाने वाली, चढ़ाई जाने वाली, चढ़ाई जाने वाली घातों को, चढ़ाई जाने वाली घातों को, घातों को बीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं, ठीक है। मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाने वाली घातों को क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ सबसे पहली चीज़ क्या आ गई? किसी मूल मात्र को, यहाँ हमने लिखा नहीं मूल मात्र, बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, मूल मात्र को, ठीक है। किसी मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाने वाली घातों को क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। कन्फर्म हो गया कि नहीं हो गया? देखो ध्यान से, तो यहाँ एक चीज़ आ गया मूल मात्रक, यहाँ इधर लिख देते हैं मूल राशि, जानते हो। और मूल राशि के मात्रक को ही हम मूल मात्रक कहते हैं। और इधर लिख देते हैं मूल मात्रक, थोड़ा सा रिपीट करेंगे बस, मूल मात्रक। और इधर लिख देते हैं बीमा। क्या लिख देते हैं? बीमा। बात समझ में आई? भैया बहुत ज़रूरी है इसको, अब ये 12th तक काम आएगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा समझ में, गारंटी भी है। तो सबसे पहली मूल राशि हमने क्या बताया था? सबसे पहली मूल राशि बताया था लंबाई। क्या बताया था? लंबाई। जो दूसरी बताई थी क्या बताया था? द्रव्यमान, ठीक है ना। और जो तीसरी राशि बताई थी क्या बताया था? समय। समय, ठीक है। और जो चौथी राशि बताई थी समय के बाद क्या बताया था? ताप। और पांचवा जो बताया था विद्युत धारा। क्या बताया था? विद्युत धारा। और छठवां जो था वो क्या था? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ठीक है। और सातवां जो था पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ठीक है ना। तो जो लंबाई है इसका मात्रक जो होता है वो होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भैया? किलोग्राम, ठीक है। और समय का सेकंड, समय का सेकंड होता है। ताप का केल्विन, क्या लिखते हैं? केल्विन। और विद्युत धारा का एम्पियर, ठीक है। और ज्योति तीव्रता का कैंडिला,
ठीक है, और पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। ये मूल मात्रक है। इन्हें शॉर्टकट में लिखने का, देखो बीमा जो होती है लंबाई की होती है एल, क्या होती है एल, बात समझ में आ गई। और द्रव्यमान की जो बीमा होती है वो होती है एम, क्या हो जाएगी एम। समय का जो सेकंड है इसका हो जाएगा टी, क्या हो जाएगा टी। मीटर, किलोग्राम, सेकंड। और केल्विन में दो चीज़ें हो सकती हैं, पहला थीटा भी लिखते हैं और के भी लिखते हैं, टेंशन मत लेना। एम्पियर का ए, एम्पियर का ए, और कैंडिला का यहाँ लिख देते हैं सी डी, ठीक है। और मोल का जो लिखते हैं हम लोग बीमा ऐसे लिख देते हैं मोल। बात समझ में आ गई, ये हो जाएगी बीमा, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जैसे मैं एग्जाम्पल बात करूँ, वेग बराबर, वेग बराबर क्या होता है विस्थापन, विस्थापन और बटे समय, ठीक है ना। और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन का मात्रक क्या होता है मीटर और बटे सेकंड। ध्यान दो, मीटर का एल है, क्या है एल, और नीचे समय का क्या है टी। यहाँ पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा एल टी माइनस 1, क्या बन जाएगा ये एल टी माइनस 1। कोई दिक्कत, ये वेग का निकल के आ गया, वेग का निकला है। अब इसी तरीके से लिखेंगे त्वरण, क्या लिखेंगे त्वरण, बात समझ में आई। त्वरण का होता है वेग बटे, वेग बटे समय, यानी वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय। तो देखो जो वेग का होगा वही वेग परिवर्तन का होगा, हो जाएगा एल टी माइनस 1 अपॉन टाइम का हो जाएगा टी, ठीक है। ऊपर भेजोगे तो क्या लिखेंगे एल टी माइनस 2। बात समझ में आ गई, जल्दी नोट कर लो। मतलब अब आगे लिखेंगे एल टी माइनस 2 हो गया ना। अब लिख सकते हैं बल का, क्या लिखेंगे बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, एक दूसरे से बंधे हैं देखो। तो बल द्रव्यमान का m हो जाएगी बीमा, और त्वरण का निकाल चुके हो एल टी माइनस 2, तो टोटल बीमा जो बन गई वो बन गई m एल टी माइनस 2, ठीक है। ये बल का निकल आया। अब कार्य का निकाला जाए, कार्य का, कार्य बराबर क्या होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। बल का क्या होता है एम एल टी माइनस 2 और इंटू विस्थापन का होता है एल, और इसे हम लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है ना। इसे क्या लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, कार्य का हो गया। अब शक्ति का, शक्ति की बीमा क्या होती है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। सूत्र याद है तो आप सब कर सकते हो, कार्य बटे समय। तो कार्य का क्या होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन समय का हो जाएगा टी, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोगों का एम एल स्क्वायर और टी माइनस ऊपर चला जाएगा तो 3 हो जाएगा कि नहीं। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, ओके। अब इसे हम इरेज कर देते हैं।
अब एक चीज़ और लिखते हैं उसे, चलो देखो ध्यान से, यहाँ लिख देते हैं नोट। नोट नंबर फर्स्ट, पहला क्या है, संख्याओं की कोई बीमा नहीं होती। संख्याओं की कोई बीमा नहीं होती, पहला नोट है, संख्याओं की कोई बीमा नहीं होती। ठीक है। नोट नंबर 2, आनुपातिक राशियां, आनुपातिक राशियां बीमाहीन होती हैं। आनुपातिक राशियां बीमाहीन होती हैं। ठीक है, आनुपातिक राशियां क्या होती हैं, बीमाहीन होती। ठीक है। नोट नंबर 3, त्रिकोणमितीय अनुपातों, त्रिकोणमितीय अनुपातों की, त्रिकोणमितीय अनुपातों तथा कोणों की बीमा नहीं होती। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, की बीमा नहीं होती। ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना, जल्दी करो इसे। यानी जो नियतांक होगी, जिसकी वैल्यू नियत होगी, अंकों में होगी, उसकी बीमा कुछ नहीं होगी। तो ये 3 पॉइंट जरूर नोट कर लो, जल्दी करो। इसको हम इरेज कर देते हैं। चलो देखो अगला, बीमा के उपयोग, बीमा के उपयोग, अगली हेडिंग है बीमा के उपयोग। ठीक है भैया, बीमा के उपयोग। देखो जो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, किताब खोलोगे आप तो उसमें जो लिखा है कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र, जैसे जैसे चैप्टर आते रहेंगे वैसे वैसे हम बीमा पढ़ाते रहेंगे, जहाँ जिसकी जरूरत पड़ेगी वहाँ बीमा बता देंगे। ठीक है ना, कन्फर्म हो गया कि नहीं हो गया? तो जो है भैया थोड़ा से आप लोग बीमा पढ़ लेना, बीमा जो है सूत्र याद कर लेना, तो बीमा निकालना है कैसे वो हम निकाल देंगे। ठीक है ना, चलो देखो बीमा के उपयोग, तो यहाँ लिख सकते हैं बीमा के मुख्यतः, बीमा के मुख्यतः 3 उपयोग हैं। बीमा के मुख्यतः 3 उपयोग हैं। ठीक है, पहला उपयोग जो है वो है भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच करना।
भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच करना। पहला उपयोग यही है, इसकी सहायता से कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा उपयोग जानते हो क्या है? ये पहला हो गया, भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच करना। दूसरा क्या है? एक पद्धति के मात्रक को, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति, यहाँ लिख सकते हैं, दूसरी पद्धति में बदलना, मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना, ठीक है, दूसरी पद्धति में बदलना। और तीसरा क्या है? एक भौतिक राशि का, एक भौतिक राशि का, एक भौतिक राशि का दूसरे भौतिक राशि के साथ, दूसरे भौतिक राशि के साथ संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करना, ठीक है ना, संबंध स्थापित करना। और समझ में आ गई? एक भौतिक राशि का दूसरे भौतिक राशि के साथ संबंध स्थापित करना, ये तीन उपयोग हैं, ठीक है। और इसमें भी एक नोट लिख देते हैं, समान बीमा की राशियां ही, समान बीमा वाली राशि ही, बीमा वाली राशि ही जुड़ती और घटती है, जुड़ती और घटती है। जल्दी करो इसको, तो जुड़ती और घटती है। हो गया, समान बीमा वाली राशि ही जुड़ती और घटती है। समान बीमा वाली राशि ही जुड़ती और घटती है। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब हम पहले उपयोग के आधार पर, जैसे यहाँ पढ़े हैं ना कि समीकरणों की सत्यता की जांच करना, इसके आधार पर हम कौन समीकरण की जांच कर लें? समीकरणों की सत्यता की जांच करना, पहला उपयोग था ना, समीकरणों की सत्यता की जांच करना, ठीक है, की जांच करना, ठीक है ना, यही तो पहला। देखो, तो पहला मान लेते हैं समीकरण ले लेते हैं, गति का समीकरण ले लेते हैं। तो पहले गति का समीकरण चेक कर लेते हैं, पहला वाला v इक्वल टू, हम लोग पढ़े हैं u प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़े हैं ना, कन्फर्म हो गया। तो जानते हो, इसमें लिख सकते हैं यहाँ से LHS इक्वल टू LHS इक्वल टू LHS इक्वल टू v की बीमा, LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा? v की बीमा, और v जो होगा LT-1 हो जाएगा। कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? अब हम लिखेंगे RHS,
RHS में क्या है, U प्लस AT है, U प्लस AT। तो U की बीमा तो होती है LT-1 क्योंकि ये भी वेग है, और प्लस A त्वरण है, अभी निकाले थे LT-2, और T टाइम है इसका, कैपिटल T होता है, गुणा करने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो LT-1 प्लस LT-2 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ सब लोगों को मिलेगा LT-1 और प्लस LT-1 हो जाएगा। ये और ये सेम है, तो टोटल मिलेगा हम लोगों को 2 इन ब्रैकेट LT-1। मैंने बताया कि संख्याओं की कोई बीमा नहीं होती है, तो सीधा यहाँ पे हम लोगों को जो RHS मिलेगा वो मिल जाएगा LT-1। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं LHS की बीमा, LHS की बीमा बराबर RHS की बीमा, RHS की बीमा, ठीक है ना। LHS की बीमा बराबर RHS की बीमा। अतः V इक्वल टू U प्लस AT क्या है, सत्य है। जांच हो गई, जल्दी कर लो इसे, नोट करो भाई, नोट करो जल्दी जल्दी, हो गया ना भैया, नोट करो, इसे इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ लिख दे रहा है, एक भौतिक राशि का दूसरे भौतिक राशि के साथ संबंध स्थापित करना। एक भौतिक राशि का दूसरे भौतिक राशि के साथ संबंध स्थापित करना नहीं, पहले दूसरा समीकरण चेक कर लेते हैं। दूसरा समीकरण है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा। S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ आप सब कुछ जानते हो, जहाँ S बराबर क्या है, दूरी, U बराबर प्रारंभिक वेग, U बराबर क्या है आपका प्रारंभिक वेग, T बराबर जो है वो समय है, T बराबर समय, A बराबर त्वरण, ठीक है, और बाकी तो T जानते ही हैं। और इसी को अगर कहीं कहीं कभी लिख देगा, ऐसे समीकरण देने के बाद लिख देगा, जहाँ प्रतीकों के अर्थ सामान्य हैं, जहाँ प्रतीकों के अर्थ सामान्य हैं, जहाँ प्रतीकों के अर्थ क्या है, सामान्य है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कंफर्म हो गया भैया। तो देखो ध्यान से, जब सामान्य रहेगा तो यही सब मतलब होगा, तो यहाँ भी लिख सकते हैं LHS इक्वल टू क्या है S, तो S से दूरी की बीमा क्या होती है L। बात समझ में आ गई। अब लिखते हैं RHS क्या है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, U मतलब LT-1, ये कैपिटल T प्लस हाफ, तो मैंने कहा था संख्याओं कोई बीमा नहीं होती है, LT-2 और इंटू T स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, LT⁻⁻1 प्लस 1 और प्लस LT⁻2 प्लस 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा LT⁻0 और प्लस LT⁻0, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को जो मिलेगा वो मिलेगा क्या, L प्लस L, ठीक है। यहाँ से मिल जाएगा
2l हो जाएगा। और संख्याओं की कोई बीमा नहीं होती तो केवल क्या बचेगा, l। यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर, अतः LHS बराबर RHS। LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS। तो लिख सकते हैं S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। और इसी प्रकार आप V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS को चेक कर डालना। समझ में आया ना, जल्दी करो इसको, तो हो गया ना, जल्दी कर लो भाई। हो गया, अब इसे मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलो देखो ध्यान से, जो अगला उपयोग है वो क्या है, अगला मैंने बताया था, एक पद्धति के मात्रक को, एक पद्धति के मात्रक को एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना, दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना, ठीक है ना, ये बताया था। समझ में आ गया ना। चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे ये करना, माना ये, और सवाल यहाँ से ले लेते हैं, एक न्यूटन को सीजीएस पद्धति में बदलिए, सीजीएस पद्धति में बदलिए, ठीक है, में बदलिए। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, माना एमकेएस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, ठीक है ना, द्रव्यमान तथा समय की बीमाएं क्रमशः M1, लंबाई लिखा था तो L1 में हो गया, L1 M1 तथा T1 है, एवं सीजीएस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय की बीमाएं क्रमशः L2, M2 तथा T2 है, ठीक है।
T2 कंफर्म हो गया। वही अभी यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिया जाए बल की विमा होती है MLT-2, ठीक है। तो अब यहाँ से लिख दिया जाएगा, एक तरफ लिख दिया जाए LKS और एक तरफ क्या लिख दिया जाए CGS। इधर हम लिख दे रहे हैं MKS, इधर लिख दे रहे हैं CGS, ठीक है ना। MKS पद्धति में जो बीमा हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, M1 L1 T1-2 हो जाएगी, और इधर जो हो जाएगी M2 L2 और T2-2 हो जाएगी, ठीक है ना। कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ से देखो ध्यान से हम लिख सकते हैं N1 M1 L1 T1-2 इक्वल टू N2 M2 L2 और T2-2, ठीक है ना। और हमें N2 चाहिए क्योंकि N1 1 न्यूटन है, N1 कितना है 1 न्यूटन। तो यहाँ से लिख सकते हैं N2 इक्वल टू N1 M1 L1 T1-2 अपॉन M2 L2 और T2-2 हो जाएगा। तो N1 की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है हम लोगों को, N1 इक्वल टू 1 न्यूटन, ठीक है ना। देखो ध्यान से, या 1 न्यूटन ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो N2 इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू, अब देखो M के नीचे लिखेंगे, देखो M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2 टू द पावर -2, ठीक है, हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा N2 इक्वल टू, देखो M1 में मास है, द्रव्यमान है ना। तो द्रव्यमान किस में होता है, kg में, लंबाई किस में होती है मीटर में, और टाइम सेकेंड में। तो हम M1 की जगह लिख सकते हैं kg, 1 kg अपॉन, यहाँ भी जो द्रव्यमान होता है वो किस में होता है ग्राम, ये मीटर सॉरी सेंटीमीटर, और ये किस में होता है सेकंड में। चलो देखो, तो 1 kg अपॉन ग्राम हो जाएगा इंटू 1 मीटर अपॉन सेंटीमीटर, ठीक है, और इंटू 1 सेकेंड अपॉन सेकेंड, क्योंकि दोनों में एक ही चीज़ है, पावर -2, ठीक है। अभी इधर देखो ध्यान से, यहाँ लिख सकते हैं N2 इक्वल टू 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, 200 मीटर सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, और सेकेंड अपॉन सेकेंड टू द पावर -2, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम, ठीक है ना। तो N2 की वैल्यू देखो क्या आ गई, 1000 इंटू 100 आ गई। तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 टू द पावर 5। बात समझ में आई ना। तो यहाँ से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा N2 इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, क्या निकलेगा डाइन। बात समझ में ना, क्योंकि सीजीएस पद्धति में इसका मतलब डाइन होता है। जैसे यहाँ से किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। वैसे यहाँ पे होगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 1 डाइन। बात समझ में आई ना। तो मतलब यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5
डाइन। बात समझ में आ गई ना। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। तो यहाँ से लिख सकते हैं, अतः 1 न्यूटन बराबर 1,00,000 डाइन। बात समझ में आ गई भैया। नोट करो जल्दी से, कंप्लीट हो गई। हो गया, जल्दी करो। हो गया ना। मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। चलो अगला जो है वो क्या है, एक भौतिक राशि का एक भौतिक राशि का दूसरी भौतिक राशि के साथ संबंध स्थापित करना। दूसरी भौतिक राशि के साथ संबंध स्थापित करना। ठीक है, हाँ, संबंध स्थापित करना। ठीक है, जल्दी करो आप लोग। चलो देखो इसको, एक न्यूमेरिकल जो है संबंध स्थापित करना, ठीक है ना। चलो देखो करना, ठीक है। किसी तने हुए तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। किसी तने हुए तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल, तने हुए तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। सूत्र स्थापित कीजिए। हो गया। तने हुए तार तरंग की चाल v, यहाँ v लिख दे रहे हैं ना, v के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है। यदि v का मान डोरी के तनाव बल F, यदि v का मान डोरी के तनाव बल F तथा डोरी के एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर
डोरी के एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है ना। एक चीज देखो ध्यान से, यही है आपका क्वेश्चन। किसी तने हुए तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। यदि v का मान डोरी के तनाव बल F तथा डोरी के एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। समझ में आया? तो देखो करना कुछ नहीं है, आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे हिंट कर दे रहे हैं कि जो v है वो निर्भर कर रहा है किस पे, v अनुक्रमानुपाती है F और डोरी की एकांक लंबाई के द्रव्यमान m। बात समझ में आई? तो यहाँ से v अनुक्रमानुपाती F टू द पावर हो जाएगा a इंटू m टू द पावर हो जाएगा b, क्योंकि हम जानते हैं, और जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आ जाएगा। तो v इक्वल टू k F टू द पावर a m टू द पावर b, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, स्टार। बात समझ में आ गई? अब जानते हो, यहाँ से लिख सकते हो, यही से फार्मूला हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसकी बीमा हो जाएगी, यहाँ लिख देंगे LHS की बीमा बराबर RHS की बीमा, LHS की बीमा बराबर RHS की बीमा। ठीक है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं LT-1 इक्वल टू, इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, बल का हो जाएगा MLT-2 टू द पावर हो जाएगा a, और एकांक लंबाई का द्रव्यमान है तो लंबाई बटे द्रव्यमान बटे लंबाई मतलब m बटे l, तो हो जाएगा ML-1 टू द पावर b हो जाएगा ना। समझ में आ गया ना। और जब इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा LT-1 इक्वल टू m टू द पावर a l टू द पावर b t टू द पावर -2a। ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ भी लिखेंगे m टू द पावर b और l टू द पावर -b। गुणा कर लो, घातें जुड़ जाती हैं। गुणा करने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। LT-1 इक्वल टू m टू द पावर हो जाएगा a प्लस b, और l टू द पावर क्या होगा भैया, l टू द पावर हो जाएगा, यहाँ पे है b और यहाँ पे है -b, तो प्लस b माइनस b हो जाएगा। उसके बाद में t टू द पावर हो जाएगा -2a। ओके, b से b तो कैंसिल ही हो जाएगा। LT-1 इक्वल टू m टू द पावर a प्लस b और t टू द पावर -2a बचेगा, क्यों, क्योंकि 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से -2a इक्वल, यहाँ तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर तो यहाँ लिख सकते हैं -2a इक्वल टू -1, a इक्वल टू -1 प्लस 1/2, a की वैल्यू 1/2 आ गई। तो a प्लस b इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि इधर m ही नहीं है, तो a की वैल्यू 1/2 है प्लस b इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू हो जाएगा -1/2। बात समझ में आई? तो a और b दोनों की वैल्यू हम लोगों को मिल गई। अब समीकरण स्टार से लिख सकते हैं। समीकरण स्टार से v इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे निकलेगा हम लोगों का k f टू द पावर, a की वैल्यू है 1/2 और m टू द पावर है -1/2, तो इसे लिख सकते हो v इक्वल टू k f अपॉन m टू द पावर 1/2। नीचे जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा v इक्वल टू k अंडर रूट f अपॉन m। ठीक है। और k का मान 1 पाया गया, प्रयोगों द्वारा 1 पाया गया, तो k इक्वल टू 1 रख देंगे, तो v इक्वल टू अंडर रूट f अपॉन m। बात समझ में आ गई ना। तो ऐसे न्यूमेरिकल होंगे, अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको कल फिर से समझा दिया जाएगा, आप लोग करते रहो। ठीक है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, नोट कर लो जल्दी, कल देखेंगे। ठीक है, ओके। हाँ हाँ, पढ़ ले तो अच्छी बात है।